बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड स्टार्ट किया था, जिसमें जहां हमने लिपिड्स को डिफाइन किया एज ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वहीं हमने इनकी टाइप्स भी पढ़ी, जिनमें फर्स्ट टाइप जो है उसे हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल क्या थे? ये आपके पास एस्टर कंपाउंड्स थे, जो कि 3 कार्बन वाली अल्कोहल, जिसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसे हम ग्लिसरॉल कह रहे हैं। इसके और 3 फैटी एसिड के रिएक्शन से बने थे, यानी कि ऐसे एस्टर जहां पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रिएक्ट कर रहे थे और एस्टर बना रहे थे, उसे आपने एसाइल ग्लिसरॉल कहा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आपके पास ग्लिसरॉल के साथ कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड चेन्स अटैच होती हैं, उसी लिहाज से इनकी 3 कैटेगरीज थी। कल मैंने ओवर सिंप्लीफाइड फार्मूला लिखा था। अब चूंकि हम ग्लिसरॉल का फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको प्रॉपरली अगर लिखें तो आपके पास अल्कोहल जो है, या ये देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और आर, ये जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है, ये एस्टर है। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, आर सी ओ आर। अब लास्ट में अगर आपके पास अल्कोहल के साथ एक फैटी एसिड चेन मौजूद हो तो आप इसे मोनोग्लिसराइड बोलते हो। अगर 2 अटैच हो जाएं तो आप उसे डाइग्लिसराइड बोलते हो, और अगर 3 फैटी एसिड चेन्स अटैच हो जाएं तो हम इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, ये आपके पास न्यूट्रल लिपिड्स थे। ये बात हमने कल की। ठीक है, अब फिर हमने देखा आपके पास कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है कि किस किस्म के फैटी एसिड्स यहां पे अटैच हैं ग्लिसरॉल के साथ। सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो आपने देखा कि वो लिपिड्स सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पे, जैसे एनिमल्स में हम देखते हैं। और अगर आपके पास वहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच थे, तो वो जो लिपिड्स थे वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड थे। और वो भी आगे डिपेंड करता था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनमें एक डबल बॉन्ड है तो वो मोनोसैकेराइड है, और अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो वो आपके पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे। यहां पे हमने कंक्लूड किया था, जहां पे सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का हमने डिफरेंस समराइज किया था टेबल में, और लास्ट पे हमने एक और टेबल देखा था। इस टेबल में आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो मेंशन की गई हैं। एक दफा सभी पढ़ लेनी है। इनके आपने कार्बन नंबर्स याद रखने हैं। ज्यादा जो आप टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो वो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड में यहां पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड है, और अनसैचुरेटेड एसिड में आप स्पेशली ऑलिक एसिड को पढ़ोगे। बाकी 2 भी नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तीनों ही है, लेकिन आपने ये 3 टर्मिनोलॉजीज लाजमी स्पेसिफिकली याद रखनी है विद देयर कार्बन नंबर, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ऑलिक एसिड। ठीक है, ऑलिक एसिड में आप देखते हो कि कार्बन नंबर 9 और 10 जो है, यहां पे हमें एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ऑलिक एसिड, एक तो आपको इस इंफॉर्मेशन से पता लगा कि ये मोनो अनसैचुरेटेड है, और वो जो डबल बॉन्ड है वो असल में इसके कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में मौजूद है। अब हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसाइल ग्लिसरॉल को अब समझ चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने है। कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल जो है कंपैरेटिवली जब आप पानी के साथ देखते हो तो इनकी डेंसिटी कम होती है। इसी कम डेंसिटी की वजह से हम देखते हैं कि ऑयल जो है वो वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है, सिंक नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसाइल ग्लिसरॉल, ये पानी से लेस डेंस है। ठीक है, और दूसरी बात वो हमें बता रहा है कि आपके पास ये जो डेंसिटी है ना लिपिड्स की, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे जैसे
डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप देखते हो लिपिड की डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक हो गया, तो ये एक रिलेशन हमें पता लग गया। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल में जो फैटी एसिड अटैच है इसकी कंपोजिशन क्या है और लेंथ क्या है। कहता है आपके पास ऐसे लिपिड्स जिनमें फैटी एसिड लॉन्ग है और सैचुरेटेड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इसके बरक्स जो शॉर्ट और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बटर जो है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो आप देख रहे हो कि आपके पास इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर चूंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वाज़िया तौर पे हमें नजर आ रहा है कि -6 से 0 डिग्री बहुत कम है। थर्ड चीज है जी स्टेबिलिटी। रिलेटिवली कहता है एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल है, ठीक है, और आपके पास कहते हैं ये आपके पास रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम नॉर्मल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं पे आपके पास अगर फैट या ऑयल पड़ा है तो कुछ टाइम के बाद उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है, उससे आप कहते हो कि वो रेंसिड हो गया है, कि उसके अंदर एक खास तरह का एक फॉल स्मेल जो है वो जनरेट हो गई है। असल में हो ये रहा होता है कि वहां पे मौजूद जो फैट या ऑयल है उसमें जहां पे भी डबल बॉन्ड है ना वहां उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके वहां पे फैटी एसिड की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपका वो जो फैट या ऑयल है वो खराब होना शुरू हो जाता है, बदबूदार स्मेल देना शुरू कर देता है, जिसे आप कहते हो वो रेंसिड हो गया है। इसी तरह एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये आपके पास हाइड्रोफोबिक है, यानी ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि लिपिड्स जो है इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जिनमें कुछ एग्जांपल हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज के साथ हमारे एसएलओ की रिक्वायरमेंट है कि हमने इन टाइप्स के रोल्स भी बताने। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल जो है एसाइल ग्लिसरॉल का वो इनका सोर्स ऑफ एनर्जी होना है। हमारे लिविंग सेल्स जो है ये प्रेफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में हमारे पास सेल में और बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्टेज हो जाए तब हमारी बॉडी जो है वो सेकंड चॉइस के तौर पे लिपिड्स को प्रेफर करती है। और हम ये बात कल पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स जो है इनमें ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन है वो कंपैरेटिवली कम होती है, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो जाता है और वही बॉन्ड जो है वो इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बन जाता है, इन लिपिड्स की प्रॉपर्टी बन जाता है। कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल और इनमें भी स्पेशली जो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स हैं जहां पे ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड चेन्स बनी हुई है अटैच है, ये ज्यादा एनर्जी कंटेंट के तौर पे बॉडी यूटिलाइज करती है, इनको प्रेफर करती है एनर्जी सोर्स के लिए, ठीक है। आपके पास अगर हम एस्टिमेट करें तो अगर 1 ग्राम ट्राइग्लिसराइड हो तो कहते हैं इससे जो एनर्जी आती है वो तकरीबन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलने वाली एनर्जी का डबल होती है। तो हम आसान अल्फाज में कह देते हैं कि लिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत डबल एनर्जी स्टोर करते हैं, और यही वजह है जब आप इन्हें यूज करते हो तो ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल और स्पेशली इनमें जो मोनोग्लिसराइड्स हैं इनके अंदर इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है? इमल्सिफिकेशन हम कहते हैं कि आपके पास लार्ज फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देना, इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन करना। स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे फूड में जो लार्ज फैट पार्टिकल्स होते हैं आप देखते हो कि डाइजेशन के दौरान उनकी इमल्सिफिकेशन की जाती है, यानी उनसे स्मॉल फैट पार्टिकल्स बनाए जाते हैं ताकि एंजाइम उन्हें बेहतर तरीके से डाइजेस्ट कर सकें। ये जो इमल्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी है ये आपके पास एसाइल ग्लिसरॉल में भी है और स्पेशली मोनोग्लिसराइड्स के अंदर होती है, ठीक हो गया। और कहते हैं इनकी इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से
आप इन्हें फूड में, कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल के अंदर और डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हो। रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम बता चुके हैं कि आपकी बॉडी जो है वो इन्हें एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे भी स्टोर करती है। और हम देखते हैं कि स्पेशली ह्यूमंस की या मैमल्स की बात करें तो उनमें जो फैट सेल्स होते हैं, जिन्हें हम एडिपोज सेल्स भी कहते हैं, इनमें फैट्स को, लिपिड्स को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व किया जाता है। ये देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो रोल है वो इंसुलेशन है कि आपके पास जो बॉडी में फैट है, लिपिड है, ये इंसुलेशन में भी इन्वॉल्व है। हमारे जो एडिपोज टिश्यूज हैं, ये आप बॉडी में देखते हो कि बहुत सारे ऑर्गन्स के अराउंड मौजूद होते हैं। और जब ये ऑर्गन्स के अराउंड मौजूद हैं, जैसे यहां पे आप देख रहे हो, इन्होंने किडनी को कवर किया हुआ है, यहां हम हार्ट के अराउंड दिखा रहे हैं, तो ये वहां पे क्या करते हैं, कशन का काम करते हैं, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस से, प्रेशर से उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारी स्किन के नीचे भी फैट की एक थिन लेयर होती है। ये जो स्किन के नीचे फैट की थिन लेयर है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है। हमारी बॉडी की जो हीट है उसे इजीली बाहर लॉस नहीं होने देती, इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है, इसे वो कह रहा है सबक्यूटेनियस लेयर, जो आपकी स्किन के नीचे फैट लेयर है। कहते हैं अगर आप स्पेशली व्हेल की बात करो, जो इक्वेटिक मैमल है, पानी में रहने वाला मैमल है, इसमें आप देखते हो चूंकि वो पानी में रहता है और पानी ठंडा होता है, वहां ज्यादा चांसेस होते हैं कि बॉडी हीट जो है वो बाहर इक्वेटिक एनवायरनमेंट में लॉस हो सकती है और बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर सकता है। तो वहां आप देखते हो कि उनमें ये फैट लेयर बहुत थिक होती है ताकि वो वहां पे इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवा सके। ये देखो, ये आपके पास स्किन के नीचे हमारे पास येलो कलर में फैट लेयर दिखाई गई है। नेक्स्ट आपके पास जो कैटेगरी है लिपिड्स की वो है फॉस्फोलिपिड्स। एसाइल ग्लिसरॉल का प्रॉपर्टीज, रोल और उनका हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि कैसे जब वो बने तो वाटर रिलीज हुआ। ऑपोजिट कर दो कि आप उन्हें वाटर से रिएक्ट करो तो उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अलग हो जाते हैं। आगे हमने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, इनका रोल, इनकी प्रॉपर्टीज और देखना है कि ये कैसे बन रहे हैं, वो आप स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। फॉस्फोलिपिड्स भी ट्राइग्लिसराइड की तरह लिपिड मॉलिक्यूल्स ही हैं, लेकिन स्पेशली हम देखते हैं कि ये हमें सेल की मेम्ब्रेन में नजर आते हैं, वहां इनकी खसूसियत ज्यादा बढ़ जाती है क्या? हमारी बॉडी में एक कंपाउंड है फॉस्फैटिडिक एसिड। असल में इसकी डेरिवेशन से, इसके अंदर चेंज लाने से आपके पास फॉस्फोलिपिड बनते हैं। अगर आपने फॉस्फोलिपिड को समझना है, पहले आपको फॉस्फैटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये दो अलग चीजें। फॉस्फैटिडिक एसिड जो है, इसके अंदर चेंज से फॉस्फोलिपिड बनता है। पहले हम फॉस्फैटिडिक एसिड को देखेंगे, फिर हम फॉस्फोलिपिड पे आएंगे। फॉस्फैटिडिक एसिड क्या है, इसको जरा हम देखते हैं। हमने अभी एसाइल ग्लिसरॉल में देखा कि आपके पास 3 कार्बन अल्कोहल थी। ये जो 3 कार्बन अल्कोहल है, ये आगे से हमारे पास अटैच थी फैटी एसिड चेन्स के साथ। अब एसाइल ग्लिसरॉल में क्या था, स्पेशली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में, कि इस अल्कोहल के हर कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फैटी एसिड चेन थी। अब आप देखो फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फैटिडिक एसिड एसाइल ग्लिसरॉल में कहां पे चेंज आ रहा है। आपके पास अगर हम ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड चेन्स लगा दें, तो हमने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो डाइग्लिसराइड बन रहा था, याद है, एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड चेन्स। लेकिन अगर आप 3rd कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, यहां पे आप फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये
फॉस्फेटिडिक एसिड है। ठीक है, आगे अगर आप देख भी लो, ये देखो आपके पास 1, 2 और 3 ये कार्बन है ग्लिसरॉल के, जिसमें 1 और 2 कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ये आगे से अटैच हो गए हैं 2 फैटी एसिड चेन के साथ। थर्ड कार्बन जो है ट्राइग्लिसराइड में, जहां पे वो तीसरी फैटी एसिड चेन के साथ अटैच था, फॉस्फेटिडिक एसिड में आप देख रहे हो ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हमने कहा ये फॉस्फेटिडिक एसिड है। अब ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ना, इसके अंदर वेरिएशन ला के आपके पास फॉस्फोलिपिड बनेंगे। अब अगर आप ये करो कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फॉस्फेट के साथ अटैच कर दो। ठीक है, आपके पास ये देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो है फॉस्फेटिडिक एसिड है। अगर आप इसके कार्बन नंबर 3 पे मौजूद फॉस्फेट ग्रुप के साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच कर दो तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे आप फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं इन्हें हम अभी पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, ग्लिसरॉल की बैकबोन है, मेन जो स्ट्रक्चर है वो ग्लिसरॉल ही है, और उसके साथ आप देख रहे हो जहां ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड चेन्स थी, यहां पे 2 फैटी एसिड चेन्स हैं, और वो कहां पे है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरॉल। कहते हैं ये जो फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। आगे आता है आपके पास हेड वाला पोर्शन। हेड वाला पोर्शन क्या है, ये जो कार्बन नंबर 3 वाला पोर्शन है इसको हेड वाला पोर्शन कह रहे हैं। कहते हैं जो हेड वाला पोर्शन है वहां आप देखते हो फैटी एसिड चेन की जगह एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3 के साथ। अब इसके अंदर जब आप चेंज लाते हो तो आपके पास फॉस्फोलिपिड बनते हैं। कैसे, जब आप फॉस्फेटिक एसिड जो है, फॉस्फोलिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फेटिक एसिड व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज अटैच। जब आप एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फॉस्फेटिक एसिड के साथ अटैच करते हो तो फॉस्फोलिपिड बनता है। अब ये जो R3 था, ये देखो R3, ये कौन कौन सा हो सकता है, ये आपके पास कोलिन हो सकता है, इथेनोलैमीन हो सकता है, इनोसिटॉल हो सकता है, या फिर अमीनो एसिड सीरीन हो सकता है। अगर हम फॉस्फेट के साथ इनमें से कोई एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा देंगे तो अब आपके पास फॉस्फोलिपिड बनेगा। ये देखो क्या आपने क्या किया कि ये जो फॉस्फोलिपिड है इसके साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से कोई भी एक कंपाउंड आके अटैच कर दिया तो ये आपके पास फॉस्फोलिपिड बन गया। यहां देखो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली हुई है फॉस्फोलिपिड की। हमारे पास ग्लिसरॉल के 3 कार्बन हैं, पहले और दूसरे कार्बन के साथ फैटी एसिड की चेन अटैच है। थर्ड कार्बन जो है ना, यहां पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया तो हमने कहा ये फॉस्फेटिडिक एसिड बन गया। अब फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जब आपने कोलीन लगा दिया तो ये जो सारा कंपाउंड बना है, अब आप इसे नाम दे रहे हो कि ये फॉस्फोलिपिड है। ये वो फॉस्फोलिपिड है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोलीन लगा हुआ है, तो हमने इसे स्पेशल नाम दे दिया फॉस्फेटिडाइल कोलीन। इस फॉस्फेटिडाइल कोलीन को हम लेसिथिन भी बोलते हैं। अब बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप फॉस्फेटिडाइल कोलीन का स्ट्रक्चर बनाएं, या फिर आपसे लेसिथिन की टर्मिनोलॉजी यूज करके भी पूछा जा सकता है कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करें और बताएं उसके अंदर कौन सा स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ है। तो ये आपने याद रखना है। ये देखो आपकी बॉडी में जितने फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें से जो ज्यादा कॉमन है वो फॉस्फेटिडाइल कोलीन है, जिसे आप लेसिथिन भी बोलते हो। इसमें क्या हुआ है, कोलीन आके अटैच हुए फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। आई होप कि आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पे।
कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स जो है ना ये एम्फीपैथिक हैं। एम्फीपैथिक का मतलब है इनमें डुअल नेचर है। डुअल नेचर क्यों है? क्योंकि इनके पास हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी है। अभी हम स्ट्रक्चर देख के आए हैं, हमें आइडिया होगा कि वो जो हेड वाला पोर्शन है ना वो असल में हाइड्रोफिलिक है, वो पोलर है और ये अपने फॉस्फेट ग्रुप की वजह से पानी में सॉल्युबल है। ये देखो, ये आपके पास जो हेड वाला पोर्शन है ये पोलर है क्योंकि यहां पे फॉस्फेट है और फॉस्फेट के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि नेगेटिव चार्ज ले लेता है पानी में। इसी वजह से आप देखते हो कि आपके पास ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है, पोलर हो जाता है। और स्पेशली अगर आप यहां पे भी देखो कि इवन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के बाद भी इस पे चार्ज है, ठीक है। जबकि दूसरे साइड पे अगर आप देखो जहां पे फैटी एसिड चेन्स हैं, तो फैटी एसिड चेन्स के बारे में हमें पहले से ही मालूम है ये हाइड्रोफोबिक है और ये पानी में इनसॉल्युबल है। तो आपके पास फॉस्फोलिपिड के पास हाइड्रोफोबिक रीजन भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, इसलिए हम इसे एम्फीपैथिक का नाम दे रहे हैं। कहते हैं वाटर के अंदर जब आप फॉस्फोलिपिड को रखते हो तो आप देखते हो कि फॉस्फोलिपिड अपनी ओरिएंटेशन ही इस तरह रखते हैं कि ये एक बाय लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ याद आ रहे? हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी हुई है, सेल मेम्ब्रेन में भी तो यही फॉस्फोलिपिड थे और आपने देखा था कि वहां पे किस तरह ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये खुद को बाय लेयर के अंदर अरेंज कर लेते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके जो हेड्स हैं ये उस साइड पे आ जाते हैं जहां पे वाटर है जो कि सेल के अंदर भी है और सेल के बाहर भी है, जबकि इनकी फैटी एसिड टेल्स जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है नॉन पोलर रीजन में, ठीक है। तो यही वजह है कि आप देखते हो कि इनकी ये जो खास ओरिएंटेशन है उस बिना पे हम सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स देखते हैं। ये हैं जो अरेंज होकर सेल मेम्ब्रेन की बायलेयर बनाते हैं। ये देखें जी, आपके पास सिंगल लेयर है, इसमें हमने क्या किया, एक साइड पे मीडियम ऑयल और दूसरी पे वाटर। जब आपने ऐसे मीडियम में फॉस्फोलिपिड को रखा तो हेड्स जो हैं ये वाटर वाली साइड पे आ गए और टेल्स जो हैं वो ऑयल वाली साइड पे चले गए। सेकंड में आपने क्या किया, जो कि आप देखते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि दोनों साइड पे वाटर है, तब आप देखते हो कि हेड्स वाले रीजन वाटर साइड पे हो जाते हैं और टेल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। बिल्कुल यही चीज हमें सेल मेम्ब्रेन में मिलती है। अब इसी बिना पे आप देखोगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं इनकी एम्फीपैथिक नेचर की वजह से। कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यह है कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, जिसमें आप देखते हो कि इन्हीं की इस नेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है कि वो सिलेक्टिवली कुछ चीजों को सेल में आने देती है, हर चीज को सेल के क्रॉस फ्रीली मूव नहीं करने देती। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें फॉस्फोलिपिड्स लंग्स में भी मिलते हैं और वहां पे ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका हिस्सा होते हैं। अब इस टर्मिनोलॉजी को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। असल में होता क्या है कि जो आपके लंग्स है ना, इनका जो फंक्शनल यूनिट है ये एल्वोलाई है। एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर है, ये देखो ये आपके पास एक एल्वोलाई दिखाया हुआ है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है और जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो एल्वोलाई की इनर साइड है यहां पे हमें लिक्विड की एक थिन सी लेयर नजर आती है जो कि उसकी इनर साइड को लिक्विड या एक्वस बना रही होती है और इसका मकसद यह होता है ताकि सरफेस के क्रॉस गैसेस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन होता यह है कि यहां पे इस लिक्विड सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है। अब ये वही सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है जो हम इस चैप्टर के आगाज में पढ़ के आए हैं। याद है हमने वाटर की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा और उससे पहले जो डिफरेंट बॉन्ड्स थे वहां भी पढ़ा कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं
इनकी आपस की जो इंटरेक्शन है इसे हम कोहेसिव फोर्सेस का नाम देते हैं। जिस वजह से आप देखते हो कि वाटर की जहां पे भी एयर के साथ सरफेस बनती है वहां वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस की इंटरेक्शन ज्यादा होती है और एयर के साथ इंटरेक्शन कम हो जाती है। जिस वजह से आप देखते हो कि वाटर की जो लेयर होती है ना वहां एक टेंशन क्रिएट हो जाती है जो उसको एक इलास्टिसिटी भी देती है। याद होगा आपको, हमने एक छोटा सा इंसेक्ट देखा था जो पानी की लेयर के ऊपर खड़ा था और पानी की लेयर ब्रेक नहीं कर रही थी। वो आपके पास सरफेस टेंशन का कंसेप्ट था। यहां भी यही होता है कि लंग्स के अंदर वो जो लिक्विड लाइनिंग है ये वहां सरफेस टेंशन क्रिएट कर देती है। अब इसका नुकसान क्या होता है, ये जो सरफेस टेंशन है ये एल्वोलाई को कोलैप्स कर सकती है। अगर एल्वोलाई कोलैप्स कर जाएंगे तो वो ठीक से एक्सपैंड नहीं करेंगे। अगर वो ठीक से एक्सपैंड नहीं करेंगे तो एल्वोलाई के अंदर फ्रेश एयर नहीं आएगी, और अगर फ्रेश एयर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पा रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे एल्वोलाई कोलैप्स ना करें, लेकिन आपको लिक्विड भी चाहिए कि लिक्विड जो है वो एल्वोलाई की सरफेस को वेट कर रही है ताकि वहां गैसेस एक्सचेंज ज्यादा हो। इसका फिर हल ये निकाला कि नेचर ने इस लिक्विड लेयर को भी रहने दिया और इसके ऊपर एक स्पेशल तरह के कंपाउंड रिलीज करती है जिन्हें आप सरफेक्टेंट का नाम देते हो। और ये जो सरफेक्टेंट है इनमें जो मेजर हिस्सा होता है वो फॉस्फोलिपिड का होता है। और फॉस्फोलिपिड में हमने अभी पढ़ा कि इनके पास हाइड्रोफिलिक हेड है। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ना ये अब क्या करेगा, ये यहां पे मौजूद जो लिक्विड सरफेस है ना उसमें पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्सेस डेवलप करेगा, इंटरेक्शन डेवलप करेगा। जब सरफेक्टेंट यानी उसमें मौजूद फॉस्फोलिपिड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन डेवलप करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस की कोहेसिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं। जब उनकी आपस की कोहेसिव फोर्सेस वीक होती हैं तो वहां पे उनकी वजह से जो सरफेस टेंशन क्रिएट होती है वो भी वीक पड़ जाती है, और इसी वजह से आप देखते हो आपके एल्वोलाई कोलैप्स नहीं करते। हमें ये पॉइंट समझ हुआ है, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि आपके पास सरफेक्टेंट क्या कर रहे हैं, एल्वोलाई में सरफेस टेंशन को खत्म कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ताकि लंग्स जो है ये कोलैप्स ना करें, ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते जाए। इसी तरह आप देखते हो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिलते हैं। वहां पे स्पेशली जो आपके पास फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन लेसिथिन है जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये वहां कैसे आते हैं, असल में लिवर जो है वो इन्हें बाइल में रिलीज करता है और वो बाइल जो है वो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और उस बाइल के अंदर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा इन फॉस्फोलिपिड्स का होता है। और ये वहां क्या करते हैं, ये फूड के अंदर जो फैट है उसे मल्सीफाई करते हैं यानी उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और फैट की डाइजेशन के बाद फिर उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह हम लोग चैप्टर 1 के अंदर जहां सेल सिग्नलिंग पढ़ के आए हैं वहां पे हम जो बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं वो भी सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद होगा हमने दो तरह की सेल सिग्नलिंग पढ़ी थी, एक प्रोटीन थी और दूसरी लिपिड। तो वो जो लिपिड सेल सिग्नलिंग होगी वहां फिर आपको फॉस्फोलिपिड्स भी मिलेंगे। तो ये जी हमारे वो एसएलओज हैं जो हमने स्लाइड में कवर किए हैं। कल हम लिपिड्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके थे और हमने इसाइल ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज और रोल से पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हमने इसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज और इनका रोल पढ़ा है और साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर स्टडी किया है, ठीक है। बाकी जो आपके पास टर्पीन्स और वैक्सेस रह गए हैं इन्हें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो में आपके पास डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है, इसकी प्रैक्टिस करें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।